Everyone, welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I am your SST teacher. We are doing chapter number 4 in History of Class 10. The name of the chapter is The Age of Industrialization. This is the second part of this chapter. First part was completed. Come to the page number 82. From page number 82, second paragraph, we start the second part of this chapter. Come to the page number 82. Second paragraph. Within this system, a closed relationship developed between the town and the countryside. इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेबर होती है वो दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाने के लिए एग्री हो जाती थी, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं था। तो मर्चेंट्स उनको जो कैश देते थे, जो मनी एडवांस में देते थे, इसके बिहाफ पे वो लोग उनके लिए काम करने के लिए एग्री हो जाते थे। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। ठीक है, मर्चेंट्स रहते तो कहाँ थे? टाउन्स के अंदर, लेकिन काम करने के लिए उनको कंट्री साइड यानी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाना पड़ता था। अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn that was spun was taken and subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers. अब क्या होता था, जो मर्चेंट्स कपड़े बनाने के जो काम करते थे, कपड़े बुनकर का जो काम करते थे, वो इंग्लैंड से क्या खरीदते थे? वूल खरीदते थे। ठीक है, फ्रॉम अ वूल स्टैपलर एंड कैरिड इट टू द स्पिनर्स। उसके बाद उनको स्पिनर्स पर ले जाया जाता था, वहाँ पर उनकी फिनिशिंग की जाती थी एंड सब्सिक्वेंट अलग अलग स्टेजेस के अंदर उसका प्रोडक्शन करके, उसका क्लोथ के अंदर उसको चेंज करके आफ्टरवर्ड्स सारा जब वो बनकर तैयार हो जाता था तो उसको डाइंग के लिए भेज दिया जाता था। फुलर्स एंड देन टू डायर्स द फिनिशिंग वॉज डन। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती थी? यानी कि एक वूल से लेकर के उसका कपड़ा बनाने तक का काम कहाँ होता था? इंग्लैंड के अंदर होता था। और उसके बाद में उसकी जो फिनिशिंग होती थी, फिनिशिंग का काम कहाँ होता था? लंदन के अंदर होता था। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस क्लोथ को बेचने से पहले उसकी अच्छे से फिनिशिंग की जाती थी, पैकिंग की जाती थी, जिसका काम लंदन में होता था। लंदन इन फैक्ट केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर। इसलिए इसको क्या बना दिया गया? फिनिशिंग सेंटर बना दिया गया। आपका वन वर्ड या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फिनिशिंग सेंटर, विच कंट्री इज द फिनिशिंग सेंटर। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस। प्रोटो-इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दैस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। अब ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, ये बहुत ही अच्छा कमर्शियल एक्सचेंज का एक नेटवर्क बन चुका था, एक चैनल बन चुका था। इट वॉज कंट्रोल बाय मर्चेंट्स। फुल कंट्रोल इसका किसके ऊपर रहता था? मर्चेंट्स का रहता था। एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन द फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। ठीक है, जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता था उसका फुल कंट्रोल मर्चेंट्स के हाथ में रहता था, लेकिन प्रोडक्शन कौन करता था? प्रोडक्शन लेबर करती थी। ठीक है, जो वर्किंग लेबर्स होते थे वो लोग काम करते थे, और फैक्ट्रीज के अंदर काम ना करके उनके खुद के जो छोटे मोटे लैंड होते थे, छोटा मोटा जो फील्ड होता था, वहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में वो लोग काम करते थे। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। ठीक है, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 20 से 25 लोगों को काम पे लगाया जाता था। दिस meant दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोल 100 ऑफ वर्कर्स। ठीक है, हर कपड़ा मशीन के अंदर क्या होते थे? 100 से करीब ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पर काम करते थे। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर डूइंग वर्क एट दैट प्रोडक्शन स्केल। नाउ द फर्स्ट सेक्शन इज 1.1 द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। फर्स्ट पॉइंट है इस सेक्शन का, द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s। अब इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले फैक्ट्रीज कब लगाई गई थी? 1730s के अंदर। बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। ठीक है, 18th सेंचुरी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ख़त्म होता गया, वैसे वैसे फैक्ट्रीज और क्या होते गए? मल्टीप्लाई होते गए। यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फैक्ट्रीज आगे इंक्रीज होते गए। द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन। सबसे पहला जो प्रोडक्शन के अंदर आया था फैक्ट्रीज का नाम, वो किसका था? कॉटन का। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी तक आते आते इसके प्रोडक्शन के अंदर बूम बहुत अच्छा
एक्सपेंड हुआ था ये, ठीक है। इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। 1760 की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन को क्या करता था, इंपोर्ट करता था, यानी कि बाहर से मंगाता था। किसके लिए? अपने कॉटन इंडस्ट्री के लिए। बाय 1787 दिस इम्पोर्ट सोर टू 22 मिलियन पाउंड, और 1787 तक आते आते ये जो 2.5 मिलियन का इम्पोर्ट था वो कितना बढ़ गया, 22 मिलियन पाउंड। देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर। दिस इंक्रीज वॉज लिंक्ड अ नंबर ऑफ चेंजेस विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दीज नाउ। A series of inventions in the 18th century increased the efficiency of each step of production process, carding, twisting and spinning, rolling. अब धीरे धीरे इन्वेंशंस होते गए 18th सेंचुरी से आगे आगे, जैसे जैसे टाइम पास होते गया वैसे वैसे धीरे धीरे नए नए इन्वेंशंस आते गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता गया, ठीक है। नया स्पीड से इंक्रीज़ होता गया और प्रोडक्शन स्केल भी बढ़ता गया। They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. धीरे धीरे आउटपुट पर वर्कर आउटपुट बढ़ता गया, यानी कि पहले जो एक वर्कर 2 यूनिट्स बनाता था वो अब 8 यूनिट्स बनाने लगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर बढ़ता गया, ठीक है। साथ में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता गया और जो क्वालिटी था कॉटन का, थ्रेड का, यार्न का, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। उसके बाद में क्या हुआ, रिचर्ड आर्कराइट ने एक कॉटन मिल का स्थापना की, कॉटन मिल उसने क्रिएट की। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन कॉटन प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड, ठीक है। 19th सेंचुरी तक आते आते कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे फैलने लगा। But now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. अब नए नए मशीन्स, महंगी मशीन्स मिल्स के अंदर लगाई जाने लगी। Within the mill, all the processes were brought together under one roof and management. मील के अंदर क्या होता था, एक ही छत के नीचे सारा पूरा प्रोडक्शन होता था, सारा सब कुछ मैनेज किया जाता था। This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. अब जब सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे होने लगी, एक ही जगह पर होने लगी, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज होने लगी, सबके ऊपर ध्यान रखा जाने लगा, कपड़े की क्वालिटी से लेकर के लेबर के जो वर्क था उस सब चीज़ों के ऊपर वहाँ पर जो सुपीरियर जो होते थे उनका ध्यान अच्छे से रखा जाने लगा, ठीक है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं, फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिगैन एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। धीरे धीरे जो इंग्लिश लैंडस्केप था, यानी कि जो दूसरी जो कंट्रीज़ थे, जो फॉरेन कंट्रीज़ जो थी, वो धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ के अंदर चेंज होने लगी। सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मील्स, नए नए मील्स वहाँ पर लगने लगे। सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कंटेम्प्रेरीज वर डेजल। धीरे धीरे नए टेक्नोलॉजी आने लगे लोगों के सामने, नए मैजिकल मतलब एक जादू सा था टेक्नोलॉजी के अंदर, एक मैजिक टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आने लगे थे जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता था और बहुत अच्छा होता था। दे कंसनट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मील्स ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बाइलेंस एंड द वर्कशॉप्स वर प्रोड्यूस स्टिल कंटिन्यू। धीरे धीरे लोगों का अटेंशन जो था मील्स के ऊपर बढ़ने लगा, सभी लोग मील्स पर ध्यान देने लगे, वर्कशॉप्स के ऊपर लोगों का फोकस गया और प्रोडक्शन धीरे धीरे आगे जाके कंटिन्यू और बढ़ता चला गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 1.2 द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब किस तरीके से इंडस्ट्रीज का सिनेरियो चेंज हुआ था, हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही है कि इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रोन अप होना, धीरे धीरे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज होना। फर्स्ट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। सबसे अच्छी जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत अच्छे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ रन हो रही थी, वो कौन सी थी? कॉटन एंड मेटल्स। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s।
नंबर 1 जो इंडस्ट्रीज आती थी, नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे जो इंडस्ट्रीज आती थी वो थी कॉटन इंडस्ट्री, वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रीज में लीड रोल जो प्ले किया था वो किसने किया था, कॉटन ने किया था। 1814 की बात है ये। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील लेड द वे, कॉटन के बाद में कौन सा इंडस्ट्री आया, आयरन एंड स्टील। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, अब जैसे रेलवे का इनोवेशन हुआ, धीरे धीरे रेलवे एक्सपेंड होता गया इन इंग्लैंड फ्रॉम द 1840s इन कॉलोनीज फ्रॉम द 1860s द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर रेलवेज आया 1840s में और कॉलोनीज जो बसी थी कॉलोनीज के अंदर आया था 1860s में। तो जैसे रेलवे यहाँ पे इनोवेट हुआ वैसे वैसे आयरन और स्टील की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। By 1873, Britain was exporting iron and steel worth rupees lambda 77 million, double the value of its cotton export. 1873 के अंदर ब्रिटेन का जो एक्सपोर्टिंग होता था आयरन एंड स्टील का वो धीरे धीरे क्या हो गया, कितना हो गया, लैम्बडा 77 मिलियन, जो बिल्कुल कॉटन एक्सपोर्ट का क्या हो गया, डबल हो गया। वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट, जितना वो एक्सपोर्ट करता था उस जितना कॉटन एक्सपोर्ट होता था उससे ज़्यादा डबल अमाउंट में क्या एक्सपोर्ट होने लगा, आयरन एंड स्टील। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब नए इंडस्ट्रीज आने का मतलब ये नहीं है कि पुराने इंडस्ट्रीज को बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल उसको लेकर ही नहीं आना मूवमेंट में। इवन एट द एंड ऑफ द 19th century लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स was employed in the technological advanced industrial sector। 19th सेंचुरी के एंड तक की हम बात करते हैं, जब 19th सेंचुरी ख़त्म होने वाला था, लेस देन 20% यानी 20% से भी कम जो टोटल वर्कफोर्स था, टोटल लेबर जो थी वो कहाँ काम करती थी, जो एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वहाँ काम करती थी। टेक्सटाइल वॉज अ डायनेमिक सेक्टर, टेक्सटाइल जो था डायनेमिक सेक्टर था। पहले मैंने आप लोगों को बताया था डायनेमिक सेक्टर क्या था, कॉटन सबसे पहला लीडिंग रोल उसी ने प्ले किया था, उसके बाद में सेकंड रोल है टेक्सटाइल का। बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था वो फैक्ट्रीज़ के अंदर ना हो के कहाँ पर होता था, कंट्री साइड, मतलब वहीं पर जहाँ पर जो पीजेंट्स आर्टिसंस होते थे, जिनके पास जो छोटे मोटे फील्ड होते थे, वहाँ पर ही वो लोग अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे वो लोग प्रोडक्शन करते थे विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। डोमेस्टिक यूनिट का मतलब क्या है कि अपने खुद के कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन करना और खुद के कंट्री के अंदर ही सेल आउट करना। क्या था ये, प्रोटो इंडस्ट्रियल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रोटो इंडस्ट्रियल, यही है ये। Now the third point is the pace of change in the traditional industries was not set by steam powered cotton or metal industry, but they did not remain entirely stagnant either। अब ये जो पेस था चेंज, धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशन आया था, जो चेंज आया था, इनोवेशंस जो होने लगे थे, तो उसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो थी, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ पहले से चलती हुई आ रही थी, चाहे वो कॉटन की हो चाहे वो मेटल इंडस्ट्रीज़ हो, वो ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब उन इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया गया था, शट डाउन नहीं किया गया था, वो भी रनिंग में चल रहे थे और उसके साथ में नए इनोवेशंस, नए मशीन्स लगा करके नए इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप किए जा रहे थे। Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and the production of implement। अब जो इंडस्ट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क लेबर से किया जाता था, जहाँ मशीन्स की कोई काम नहीं होता था, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द वर्क लेबर इंटेंसिव होता था, तो वहाँ पर छोटे मोटे मशीन्स का इनोवेशंस होता था। बड़े बिग मशीन्स वहाँ पर नहीं लगाए जाते थे, छोटे मशीन्स लगा करके वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता था, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर। ये सारे काम ऐसे होते थे जहाँ जो लेबर अपने आप कर लेती थी, यानी उनको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ ये लेबर स्पेशलाइज वर्क होते थे। नाउ द फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आने लगे। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। अब टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रही थी, नई मशीन्स लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन इस कंट्री के अंदर लेबर ही इतनी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल था कि इनको मशीन्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीन्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी।
आया समझ में कि ये लोग मशीन्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इनके पास जो लेबर अवेलेबल थी वही इनके पास बहुत कम अमाउंट में, बहुत सस्ती रेट्स के अंदर इनको अवेलेबल थी। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। मशीन्स ख़राब भी हो जाती थी और उसको वापस ठीक कराने के अंदर बहुत खर्चा आता था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्स। ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर को इसका क्लेम उठाना पड़ता था, यानी कि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा जो खर्चा होता था वियर एंड टोर के अंदर, वो इनको करना पड़ता था अपनी जेब से। सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।